इस चैनल का की कहानियां काल्पनिक या सच्ची घटनाओं से प्रेरित भी हो सकती हैं। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से है ये भी बताइए ताकि हमारी नजदीकियां और बढ़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रविंद्र एक साधारण ऑटो ड्राइवर जो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में रहता था। उसकी रातें आमतौर पर शांत होती थीं, लेकिन अगस्त की इस खास रात कुछ अलग थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा और सुनसान सड़कों ने माहौल को पहले ही डरावना बना दिया था। आज राइड नहीं मिलेगी, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए सोचा, लेकिन पेट की आग उसे घर पर बैठने नहीं देती थी। उसने अपनी ऑटो स्टार्ट की और काम पर निकल पड़ा। पहली राइड एक महिला थी जिसने देर रात एक सुनसान इलाके तक जाने को कहा। भाई साहब, जल्दी चलिए, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। रविंद्र ने बिना सवाल किए ऑटो चलाना शुरू किया। रास्ते में महिला चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब रविंद्र ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें वे सामान्य नहीं लग रही थीं। क्या हुआ? महिला ने अचानक पूछा। रविंद्र ने तुरंत मिरर देखना बंद कर दिया और घबराहट में कहा, कुछ नहीं, बस रास्ता देख रहा था। कुछ मिनटों बाद जब वह महिला को उतारने के लिए मुड़ा तो ऑटो खाली था। इस घटना के बाद रविंद्र कुछ मिनटों तक ऑटो में ही बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद ये मेरी थकावट का असर है, उसने खुद को समझाया। रविंद्र ने अगली सवारी के लिए इंतजार करना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद एक बूढ़ा आदमी ऑटो में बैठा। उसने कहा, मुझे कब्रिस्तान के पास छोड़ दो। रविंद्र ने महसूस किया कि उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। उसने सोचा, कौन रात के इस वक्त कब्रिस्तान जा रहा है? लेकिन उसने चुपचाप ऑटो चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में बूढ़ा आदमी बार बार अपने बैग को टटोलता रहा। जब रविंद्र ने पूछा, क्या बैग में कुछ भारी सामान है, तो बूढ़े ने ठंडी हंसी में कहा, हां, एक बहुत पुरानी कहानी। कब्रिस्तान पहुंचने पर बूढ़ा आदमी उतर गया, लेकिन जब रविंद्र ने किराए के लिए पलटकर देखा तो ऑटो के अंदर कोई नहीं था। बैग वहीं रखा हुआ था। उसने डरते हुए बैग खोला और उसके अंदर से खून से सनी एक पुरानी डायरी निकली। रविंद्र ने डरते हुए वह डायरी उठाई। अब इसे फेंक देना चाहिए, उसने खुद से कहा, लेकिन एक अनजानी ताकत ने उसे पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह इसके साथ जुड़ जाएगा, इससे भागने की कोई जगह नहीं। पढ़ते ही रविंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डायरी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। फेंक दो, अगर तुम हिम्मत रखते हो, आवाज धीमी पर गूंजती हुई थी। डरते हुए रविंद्र ने डायरी को ऑटो के डैशबोर्ड में रख दिया और जल्दी से ऑटो स्टार्ट कर दी। वह इस रात को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली थीं। रविंद्र ने सोचा कि वह बस ऑटो पार्क करके घर चला जाएगा। तभी उसके फोन पर एक राइड की नोटिफिकेशन आई। लोकेशन थी एक सुनसान सड़क जहां शायद ही कोई आता जाता हो। रविंद्र ने पहले राइड को कैंसिल करने का सोचा, लेकिन उसकी जरूरत और जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। जैसे ही वह लोकेशन पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, पर सन्नाटा ही मिला। उसने वापस लौटने का मन बनाया, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आवाज लगाते हुए आया। मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो, उसने कहा। आदमी के कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रविंद्र ने उसे बैठा लिया।
लेकिन जब वह सड़क पर चला तो महसूस किया कि सड़क अचानक पहले से ज्यादा लंबी लग रही थी। वह जितना आगे बढ़ता, सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे बैठे आदमी ने धीरे से कहा, यहां हर कोई खो जाता है, क्या तुम भी खो जाओगे? रविंद्र ने ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सड़क पर अचानक धुंध छा गई और रविंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही हों। आखिरकार रविंद्र ने किसी तरह सड़क से निकलने का रास्ता पाया। वह अपने इलाके के करीब पहुंचा और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि पीछे बैठा आदमी अब भी वहीं था। तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश क्यों की? आदमी ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज अब एकदम बदल चुकी थी। डर के मारे रविंद्र ने ऑटो रोका और पीछे पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ गीला खून और एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। डरते डरते रविंद्र घर पहुंचा। उसने सोचा कि शायद अब वह सुरक्षित है। उसने डायरी को अपनी अलमारी में छुपा दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, डायरी को बंद कर देने से कहानियां खत्म नहीं होती। रविंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी अलमारी अपने आप खुल चुकी थी और डायरी अब उसके बिस्तर पर पड़ी थी। अगली रात रविंद्र ने सोचा कि वह अब काम नहीं करेगा, लेकिन तभी उसे एक दोस्त का फोन आया। भाई, मेरी एक इमरजेंसी राइड है, तू मेरी जगह चला जा, दोस्त ने कहा। रविंद्र मना नहीं कर पाया। लोकेशन थी दिल्ली का एक पुराना बाजार, जहां रात में सिर्फ कुछ दुकानें ही खुली रहती थीं। बाजार पहुंचते ही रविंद्र ने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब था। दुकानें तो थीं, लेकिन दुकानदार जैसे किसी और दुनिया में खोए हुए थे। हर कोई उसे घूर रहा था। तुम इस डायरी के हकदार नहीं हो, एक बूढ़ी औरत ने कहा और अपने दुकान की लाइट बंद कर दी। बाजार से लौटते वक्त रविंद्र को रास्ते में एक गाढ़ा काला धुआं दिखा। वह इतना घना था कि उसने सड़क को पूरी तरह ढक लिया था। रविंद्र ने ऑटो रोका और धुएं के साफ होने का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी उस धुएं से परछाइयां निकलने लगीं। डायरी वापस करो, आवाजें गूंजने लगीं। धुआं उसकी ऑटो को अपने घेरे में ले रहा था। रविंद्र ने जैसे तैसे धुएं से निकलकर भागने की कोशिश की। रविंद्र जैसे तैसे उस धुएं से बचकर भाग निकला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह जिस सड़क पर है वह खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहा हो। यह हो क्या रहा है? उसने घबराकर खुद से पूछा। उसने अपनी ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। तभी उसकी नजर ऑटो के मीटर पर पड़ी। मीटर पर नंबर्स के बजाय अजीब आकृतियां और चेहरों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। उन चेहरों में वही बूढ़ा आदमी, वह औरत और वह फटा हुआ कपड़े पहने आदमी शामिल थे। अचानक ऑटो खुद ब खुद रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी पीछे से एक गहरी भयानक आवाज आई, तुम्हें डायरी की कीमत चुकानी होगी, ये सिर्फ शुरुआत है। डरते डरते रविंद्र घर लौटा। इस बार उसने ठान लिया कि वह डायरी को जला देगा। उसने गैस पर आग लगाई और डायरी को उसमें फेंक दिया, लेकिन डायरी ने जलने से इनकार कर दिया। आग बुझ गई और डायरी पहले जैसी ही साफ सुथरी दिखने लगी। तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें एक नई लाइन लिखी हुई थी, तुम इसे नहीं मिटा सकते, जो इसे छूता है वह इससे बंध जाता है। डायरी के पिछले पन्ने पर एक नक्शा उभर आया। रविंद्र ने देखा कि यह नक्शा एक सुनसान इलाके का था, जिसे वह जानता था। रविंद्र ने डर के बावजूद उस नक्शे पर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद यह डायरी का अंत करने का रास्ता हो सकता है। वह अपनी ऑटो लेकर उस इलाके में पहुंचा। वहां का माहौल डरावना और अजीब था। सड़कें वीरान थीं और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा था। नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जिसमें लिखा था, जो अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। रविंद्र ने हिम्मत जुटाकर मकान के अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ धूल और मकड़झाल से भरा हुआ था। जैसे ही उसने एक कमरा खोला, उसे अपनी ही ऑटो दिखाई दी।
ये यहां कैसे आ सकती है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। तुमने डायरी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, अब इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, बूढ़े ने ठंडी पर गहरी आवाज में कहा। रविंद्र ने चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम कुछ नहीं चाहते, डायरी चाहती है, अब यह तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, बूढ़े ने कहा और अंधेरे में गायब हो गया। रविंद्र घर लौटने के लिए दौड़ा, लेकिन रास्ते में हर जगह उसे वही चेहरे दिखाई देने लगे। हर मोड़ पर वह औरत, वह बूढ़ा और वह आदमी खड़े दिखाई देते। उसने ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन ऑटो खुद चलती रही। ऑटो के चारों ओर साएं और भूतियां आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसकी ऑटो एक झटके से रुक गई। सामने वही मकान था। रविंद्र ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई। डर को मिटाने के लिए उसे स्वीकार करो। रविंद्र ने हिम्मत जुटाई और डायरी को खोला। उसने हर पन्ना ध्यान से पढ़ा। डायरी ने उससे उसकी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करवाई। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा था। जैसे ही उसने अपनी गलती स्वीकार की, डायरी के पन्ने खुद ब खुद जलने लगे। चारों ओर की परछाइयां और आवाजें गायब हो गईं। अगले दिन रविंद्र ने अपनी ऑटो ली और काम पर निकला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, वहां डायरी का पहला पन्ना रखा हुआ था। रविंद्र ने डायरी के पहले पन्ने को देखा और एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सोचा कि वह इस डरावने अनुभव से छुटकारा पा चुका है, लेकिन शायद यह उसकी गलतफहमी थी। उस दिन से अजीब घटनाओं ने फिर से उसकी जिंदगी को घेर लिया। इस बार चीजें और भी खतरनाक और डरावनी थीं। अगस्त का अंत था और सितंबर का महीना शुरू हो रहा था। मानसून की भारी बारिश ने दिल्ली की सड़कों को पानी से भर दिया था। रविंद्र ने सोचा कि वह इस माहौल में कुछ पैसे कमा सकता है, इसलिए उसने फिर से अपनी ओवंटो लेकर काम शुरू किया। पहली राइड के दौरान एक युवा लड़का ओवंटो में बैठा। उसने कहा, भैया मुझे ग्रीन पार्क ले चलो। रविंद्र ने ऑटो चलानी शुरू कर दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़के के चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। भाई साहब, पानी क्यों गिर रहा है? लड़के ने अचानक पूछा। क्या मतलब? बारिश हो रही है इसलिए गिर रहा है, रविंद्र ने जवाब दिया। नहीं, ये पानी मेरे शरीर के अंदर गिर रहा है, लड़के ने ठंडी आवाज में कहा। रविंद्र ने घबराकर पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। लड़के के शरीर से सचमुच पानी टपक रहा था, जैसे वह पानी से बना हो। रविंद्र ने तुरंत ब्रेक लगाया और पलट कर देखा। लड़का गायब हो चुका था, लेकिन सीट पूरी तरह से गीली थी, जैसे उस पर बाल्टी भर पानी गिरा हो। उसने जल्दी से ऑटो को साफ किया और वापस घर जाने का सोचा, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में रखे डायरी के पन्ने को देखा। इस बार उस पर लिखा था, जो साएं पानी में दिखें उन्हें पहचान लो। रविंद्र ने इस संदेश को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन पूरे रास्ते उसे हर गली में गीले पैरों की आहट सुनाई देती रही। अगले दिन रविंद्र ने अपनी समस्या अपने दोस्त राजेश से साझा की। राजेश ने हंसते हुए कहा, तू बहुत डरपोक है, ये सब तेरी थकावट का असर है, मैं तुझसे डायरी लेकर देखता हूं। रविंद्र ने उसे डायरी का पन्ना थमा दिया, लेकिन जैसे ही राजेश ने उसे छुआ, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, इस पर खून टपक रहा है, राजेश ने कांपते हुए कहा। रविंद्र ने देखा कि पन्ने पर लाल धब्बे उभर आए थे। अचानक पन्ना अपने आप हवा में उड़ा और गायब हो गया। उस रात रविंद्र ने अपने ओवंटो को साफ करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने सफाई शुरू की, उसे महसूस हुआ कि ओवंटो के अंदर अजीब हलचल हो रही है। डैशबोर्ड पर खरोंचों से लिखा था, तुम मुझे नहीं भुला सकते। ओवंटो के अंदर अचानक धुंध छा गई और उसमें से एक महिला की परछाई उभरी। वह वही महिला थी जिसे उसने पहली बार उतारा था। मुझे ग्रीन पार्क छोड़ना था, लेकिन तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया, वह फुसफुसाई। महिला गायब हो गई, लेकिन ओवंटो अब भी रहस्यमय तरीके से कांप रहा था।
रविंद्र ने डर के मारे अपने ओंटों को एक मंदिर के पास खड़ा किया और अंदर भागा। पुजारी ने उसकी बात सुनकर कहा, यह सब तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन इसका अंत तब होगा जब तुम डायरी को उसके मूल स्थान पर पहुंचाओगे। रविंद्र ने पूछा, मूल स्थान कहां है? पुजारी ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे दिया। उस पर लिखा था, चरणपुर का जंगल। रविंद्र ने बिना समय बर्बाद किए चरणपुर के जंगल का सफर शुरू किया। यह जगह दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर थी। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचा, उसकी ऑटो अजीब आवाजें करने लगी। जंगल के अंदर जाने पर ऑटो अपने आप रुक गई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसे डायरी का गायब पन्ना ऑटो के अंदर दिखा। इस बार उस पर लिखा था, आगे बढ़ो लेकिन पीछे मत देखना। जंगल में चलते हुए रविंद्र को चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये वही आवाजें थीं जो उसने पहले भी सुनी थीं। एक जगह पहुंचकर उसे जमीन में एक गड्ढा दिखा। गड्ढे के अंदर डायरी के बाकी पन्ने पड़े थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, चारों ओर से परछाइयां उभरने लगीं। डायरी को छोड़ दो, आवाजें गूंजने लगीं। रविंद्र ने हिम्मत करके डायरी के सारे पन्ने उठाए और उन्हें गड्ढे में डाल दिया। उसने पुजारी के बताए मंत्र का जाप किया और देखते ही देखते गड्ढे से आग की लपटें निकलने लगीं। परछाइयां चीखती हुई गायब हो गईं। डायरी पूरी तरह से जल गई। रविंद्र ने राहत की सांस ली। वह ऑटो लेकर घर लौटा। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अगली सुबह जब उसने अपनी ऑटो स्टार्ट की तो डैशबोर्ड पर एक नया संदेश लिखा था, तुमने हमें जलाया लेकिन हम राख से भी जिंदा रहेंगे। कहानी फिर शुरू होगी। रविंद्र ने डायरी के पहले पन्ने को देखा और एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सोचा कि वह इस डरावने अनुभव से छुटकारा पा चुका है, लेकिन शायद यह उसकी गलतफहमी थी। उस दिन से अजीब घटनाओं ने फिर से उसकी जिंदगी को घेर लिया। इस बार चीजें और भी खतरनाक और डरावनी थीं। डैशबोर्ड पर लिखे संदेश ने रविंद्र के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने सोचा कि वह इस श्राप से छुटकारा पा चुका है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि डायरी का अंत उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। राख से उठता साया न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी निशाना बनाने वाला था। इस बार खेल और खतरनाक था और डर हर कोने में छिपा था। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखा। रविंद्र ने ऑटो चलाना जारी रखा, लेकिन एक दिन एक अनजान लड़की उसकी ऑटो में बैठी। भैया, मुझे लाल किला जाना है, उसने कहा। रविंद्र ने ऑटो स्टार्ट की, लेकिन उसे तुरंत ही गंध का एहसास हुआ। एक अजीब सी राख की महक हवा में भर गई। बहन जी, आपको भी ये गंध आ रही है? उसने डरते हुए पूछा। लड़की ने कुछ नहीं कहा। वह खामोश बैठी रही। जब रविंद्र ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लड़की का चेहरा राख से ढका हुआ था और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। तुमने हमें जलाया, अब हम तुम्हें राख बना देंगे, लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। रविंद्र ने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, लड़की गायब हो चुकी थी। उसकी सीट पर सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। रास्ते में उसकी ऑटो के चारों टायर फट गए और धुआं उठने लगा। सड़क पर एक बड़ा काला निशान बन चुका था, जैसे वहां कुछ जलाया गया हो। तभी उसे डैशबोर्ड पर एक और संदेश दिखाई दिया, तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को राख कर देंगे। डर के मारे रविंद्र ने काम छोड़ दिया। वह सीधे अपने दोस्त राजेश के घर गया। राजेश भाई, ये सब बहुत खतरनाक है, हमें किसी और से मदद लेनी होगी, रविंद्र ने घबरा कर कहा। लेकिन राजेश ने ठंडी आवाज में कहा, मदद? किसकी मदद रविंद्र? अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रविंद्र ने देखा कि राजेश का चेहरा राख जैसा सख्त हो चुका था। उसकी त्वचा पर दरारें थीं और उसके मुंह से राख गिरने लगी। तुमने हमें जलाया, अब हम तुम्हारे अपनों को जलाएंगे, राजेश ने चिल्लाकर कहा और वहीं ढेर हो गया। उसका शरीर राख में बदल गया। पुजारी के पास जाकर रविंद्र ने पूरी बात बताई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने सिर्फ डायरी को जलाया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। वह आत्मा
अब राख के रूप में बंधी हुई है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसी जगह वापस जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन वो जगह कहां है? रविंद्र ने पूछा। तुम्हें जवाब खुद ढूंढना होगा, आत्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगी, पुजारी ने कहा। रविंद्र ने पुजारी की बात मानकर सफर शुरू किया। रास्ते में उसकी ऑटो के अंदर राख गिरने लगी। हर मोड़ पर राख एक निशान छोड़ती गई। राख ने उसे उसी मकान तक पहुंचाया जहां उसने डायरी को पहली बार देखा था। इस बार मकान पूरी तरह से राख में ढका हुआ था। जैसे ही वह मकान के अंदर गया, राख का तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर से वही आवाजें गूंजने लगीं। तुमने हमें जलाया, अब तुम्हें खुद जलना होगा। रविंद्र ने अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उसने अपनी ऑटो को बेच दिया और दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह चाहता था कि वह अब अपनी जिंदगी में शांति से जी सके, लेकिन उस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। हर बार जब हवा में हल्की राख की गंध आती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसने डायरी और उसके पीछे छुपे रहस्य को पूरी तरह खत्म कर दिया था, लेकिन एक सवाल उसके मन में हमेशा बना रहा। क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया है? रविंद्र ने डरते हुए पूछा। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? ये सब क्यों हो रहा है? तभी दीवार पर राख से लिखा एक संदेश उभरा। चैन चाहते हैं। रविंद्र ने समझा कि ये आत्माएं उस डायरी से बंधी थीं और उन्हें जलाकर उसने उन्हें और भड़का दिया था। लेकिन अब वह उन्हें चैन कैसे दिलाए? तभी उसे याद आया कि मकान के पिछले कमरे में एक पुरानी घंटी थी। पुजारी ने कहा था कि शुद्धिकरण के लिए घंटी बजाना जरूरी है। रविंद्र ने राख और तूफान से लड़ते हुए घंटी तक पहुंचने की कोशिश की। परछाइयां उसे रोकने लगीं। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर राख से ढकने लगे हैं। घंटी की आवाज खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। मकान से राख गायब हो चुकी थी और रविंद्र खुद को बाहर सड़क पर खड़ा पाया। घंटी की आवाज खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। मकान से राख गायब हो चुकी थी और रविंद्र खुद को बाहर सड़क पर खड़ा पाया। घंटी की आवाज खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। मकान से राख गायब हो चुकी थी और रविंद्र खुद को बाहर सड़क पर खड़ा पाया। उसकी ऑटो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार डैशबोर्ड पर कोई संदेश नहीं था। उसे लगा कि वह अब आजाद है। उसकी ऑटो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार डैशबोर्ड पर कोई संदेश नहीं था। उसे लगा कि वह अब आजाद है। उसकी ऑटो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार डैशबोर्ड पर कोई संदेश नहीं था। उसे लगा कि वह अब आजाद है। आखिरकार उसने घंटी बजाई। घंटी की गूंज से मकान कांपने लगा। राख की आत्माएं चीखती हुई गायब होने लगीं। घंटी की आवाज खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। मकान से राख गायब हो चुकी थी और रविंद्र खुद को बाहर सड़क पर खड़ा पाया। उसकी ऑटो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार डैशबोर्ड पर कोई संदेश नहीं था। उसे लगा कि वह अब आजाद है। घर लौटने पर रविंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन रात को सोते समय उसे खिड़की के बाहर राख की एक परछाई दिखाई दी। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुमने हमें चैन दिया, लेकिन राख हमेशा हवा में रहती है। हम फिर मिलेंगे। अंत या एक और नई शुरुआत। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।